प्यारे बच्चों, क्लास 12th बाजार में आए गेस्ट पेपर से हम लोग अर्थशास्त्र के मॉडल प्रश्नों को देख रहे थे। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो यहाँ भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी उत्पादन के या उत्पत्ति के साधन हैं, जबकि जो मुद्रा है वो आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। दूसरा है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? तो ये कथन जो है वो केन्स का है। केन्स रहता है, कहीं किन्स लिखा रहता है। तीसरा है, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा से नहीं है? कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है तो इसमें पीगू दिया हुआ है। फिर है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका क्रमवाचक सिद्धांत जो है वो हिग्स एवं एलेन ने दिया था। वैल्यू एंड कैपिटल इनका किताब का नाम था। पांचवा है, समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग समसीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग प्रतिस्थापन के नियम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम होगा बी, प्रतिस्थापन का नियम। छठा है, कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो कीमत और बजट रेखा की जो ढाल होती है वो माइनस पी एक्स बटा पी वाई होती है, जहाँ पी एक्स एक्स वस्तु का मूल्य को बताता है और पी वाई वाई वस्तु के मूल्य को बताता है। फिर है सातवां, मांग में संकुचन तब होता है जब, तो कब होता है? तो जब आपका कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, तो यहाँ मांग में संकुचन होगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो मांग की लोच का जो प्रतिशत है वो आपको फ्लक्स ने किया था। तो यहाँ आठवां का बी हो जाएगा, फ्लक्स। देखिए, कुल व्यय प्रणाली है मांग की लोच का माप का कुल व्यय प्रणाली, जिसको मार्शल ने किया था। बिंदु प्रतिशत और अनुपातिक प्रणाली को फ्लक्स ने किया था। बिंदु प्रणाली या ज्यामिति प्रणाली जो है उसको के ई बोल्डिंग ने किया था। और चाप प्रणाली है जिसे स्टिगलर ने किया था। तो यहाँ पर प्रतिशत है तो आपका बी हो जाएगा, फ्लक्स। फिर नौमा, यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो ये प्रतिशत प्रणाली के आधार पर ही निकालना है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में दिया है। तो जो मूल्य जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है, तो यहाँ 40 हो जाएगा। और जो मांग मात्रा होता है वो ऊपर होता है और यहाँ माइनस लगा रहता है। तो इससे ये कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब 2 से 3 को अगर हम भागा लगाते हैं तो 2 एका 2, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 2 पचे 10, तो आपका कितना आ जाएगा? -1.5। कौन ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है। 10वां है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है वो पैमाने के प्रतिफल को हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और ये जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो आप देख रहे हैं ये अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। फिर यहाँ है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, मतलब किस किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? तो यहाँ जो विवेकशील उत्पादक है वो द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। देखिए, अवस्था जो इस तरह बांटा जाता है, यहाँ जो तेजी से बढ़ रहा है तो ये प्रथम अवस्था हो जाएगा, ये बीच वाला जो है वो द्वितीय अवस्था होगा, और यहाँ से टीपी आपका घटना शुरू हो रहा है तो ये तीसरी अवस्था कहलाएगा। तो विवेकशील उत्पादक है जो इसके बीच ही उत्पादन करना चाहेगा, दूसरी अवस्था में। 12 है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर सामान्य लाभ, व्यक्त लागत, अव्यक्त लागत सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है, निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है ये आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पूर्ति का रेखा है, मूल्य बढ़ गया तो इधर मात्रा भी बढ़ रहा है, तो ये पूर्ति का विस्तार को प्रदर्शित करता है। 14 है, पूर्ति की लोच क्या है जब
ES बराबर 0 है। तो ES जब 0 रहेगा तब वहाँ पर पूर्ति की जो लोच है वो पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगी। किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? तो ये आपका जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। मतलब फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं और उससे निकल भी सकते हैं। 16 है, निम्न में कौन सही संबंध है? सही संबंध के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो आप ए ऑप्शन दे रहे हैं, सीमांत लागत बराबर औसत लागत, यहाँ ब्रैकेट में E-1/E, या फिर इसी को सांकेतिक भाषा में इस तरह लिखा हुआ है, MR बराबर AR गुना में E-1/E होता है। तो ये फॉर्मूला भी है। तो आपका 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 है, किसने कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो ये जो है वो मार्शल ने प्रस्तुत किया। ऐसे यहाँ केन्स होना चाहिए कि समय के बारे में केन्स ने बताया था, और ये दीर्घकाल के समर्थक थे केन्स। उनके अनुसार था कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, इसलिए दीर्घकाल का हमारे जीवन में कोई उपयोगिता ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ तो केन्स दिया नहीं है, इसलिए मार्शल को ही मार देते हैं हम लोग। 18 है, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो बाजार मूल्य का जो संबंध है वो आपका अति अल्पकालीन मूल्य से है। अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? तो अस्थाई पूंजी का जो उपभोग है वो घिसावट व्यय को कहते हैं। जैसे मशीन आपका चलते चलते घिस गया, उसमें तेल चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसमें नट बोल्ट खराब हो गया, तो उसी को हम लोग घिसावट व्यय कहते हैं। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो यहाँ जब जो आपका घिसावट व्यय है वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP में सम्मिलित रहता है। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसमें सम्मिलित रहता है। फिर है आपका द्वितीयक क्षेत्रक में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित रहती है? तो इसमें आपका विनिर्माण, यहाँ हो जाएगा विनिर्माण, विनिर्माण सम्मिलित रहती है। इसको आपको सुधारना है, विनिर्माण रहेगा। फिर है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें हम लोग हस्तांतरण भुगतान, शेयर और बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धन से प्राप्त आय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सम्मिलित राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाएगा। फिर है 23 नंबर, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? तो ये जो है ये आपका हो जाएगा मार्शल के अनुसार। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो ये किया था रैगनर फ्रिश ने। साख गुणक क्या होता है? तो ये फॉर्मूला है। साख गुणक क्या होता है? तो साख गुणक होता है 1/नगद कोष अनुपात। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/CRR। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है आपका केवल ग्राहकों की जमा स्वीकार करना है और ग्राहकों को ऋण देने का काम है। ये दोनों काम व्यावसायिक बैंक का है, जबकि नोट निर्गमन का जो काम है वो केंद्रीय बैंक का काम होता है, इसलिए C नहीं होगा, D आपका हो जाएगा, A और B दोनों। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो इसका घटक है पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों। फिर है अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक K क्या होगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इस तरह और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। अब यहाँ पर एक में 0.5 को घटाएंगे तो आपका 0.5 बचेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, 5 दूनी 10, तो आपका 2 आ जाएगा। 2 कौन ऑप्शन में है? D में है, तो आपका 28 का हो जाएगा D, 2। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, केन्स के अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर किस नाम से पुकारेंगे? तो इसमें हमको पुकारेंगे अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से। और लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में कौन है? मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला आपको बताना है।
तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कहते हैं हम लोग MPC, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y, जो बी ऑप्शन में है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जो अर्थ प्रणाली का उसकी समग्रता में अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में इसका संबंध अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों से नहीं वरन उनके समूहों से होता है, या व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था के समग्र व्यवहार का विश्लेषण करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत एवं निवेश। कहने मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करता है, और इसमें व्यक्तिगत अध्ययन नहीं होता है, इसमें संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कीमत और मांग में क्या संबंध है? तो कीमत और मांग में हमेशा क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत ज़्यादा किसी वस्तु का रहेगा तो उसका मांग कम हो जाएगा, और कीमत कम होने से उसका मांग ज़्यादा होगा। तो दोनों में यही संबंध है, क्या? विपरीत संबंध है। तो अब यहाँ किताबी भाषा में देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में घनिष्ठ संबंध है। मांग और कीमत के पारस्परिक संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। गिरती हुई कीमत के साथ मांग की मात्रा बढ़ती है, और बढ़ती हुई कीमत के साथ मांग की मात्रा घटती जाती है। अगला है उत्पादन फलन क्या है? तो इसको हम लोग अपनी भाषा में जानेंगे। उत्पादन और साधन, भूमि, पूंजी, प्रबंध, ये सब जो है साधन। तो उत्पादन और साधन के बीच संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। निर्गत आगतों का फल या परिणाम होता है। उत्पादन फलन आगतों तथा निर्गतों के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है। मतलब आगत मतलब हो गया क्या? तो जो मेरा साधन है, जो हमको लगाना पड़ेगा, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये मेरा आगत हुआ। और निर्गत हो गया कि इसको हम, इसके प्रयोग से जो हम उत्पादन करेंगे, जैसे आलू का उत्पादन किए, तो वो मेरा निर्गत कहला जाएगा। तो आगत और निर्गत के संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहेंगे। दूसरे शब्दों में यह एक दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों के प्रयोग से निर्गत में हुए परिवर्तनों को व्यक्त करता है। अगला है एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। तो एकाधिकार मतलब होता है जिसमें एक का अधिकार हो, मतलब बाजार में एक का अधिकार हो, तो वो एकाधिकार होता है। एकाधिकार एक पूर्ण प्रतिस्थात्मक बाजार के ठीक विपरीत की स्थिति होती है। मतलब यह पूर्ण प्रतियोगिता के ठीक विपरीत होती है। एक बाजार संरचना जिसमें केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकारी का किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। फिर अगला है वस्तु विनिमय क्या है? तो जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर हेनरी केले के अनुसार वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मतलब हम आपको आम दिए, आप हमको अमरूद दे दिए, तो एक दूसरे को एक्सचेंज जो कर लिए सामान का, वही वस्तु विनिमय कहलाएगा। छठा है राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय सरकार का वह व्यय है जिससे न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही उसकी देनदारियों में कमी आती है। इस प्रकार का व्यय सरकारी विभागों के समान कार्यों के संपादन, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता आदि पर किया जाता है। भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं? तो भुगतान शेष अथवा भुगतान संतुलन किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अथवा व्यापार में उस देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है बैंक क्या है? तो बैंक वह संस्था है जो मुद्रा तथा साख का व्यापार करती है। वह ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है तथा जिनके पास व्यक्ति विशेष अपनी अतिरिक्त मुद्रा या बचत को जमा करते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख ही लेते हैं। सीमितता सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है, स्पष्ट करें।
तो आर्थिक समस्याओं की उत्पत्ति का मूल कारण मानव जीवन की कुछ आधारभूत एवं मौलिक आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम हमारी आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित है। मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। आदि मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी, परंतु आर्थिक विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित है। साधनों से हमारा तात्पर्य मानवीय श्रम, प्राकृतिक एवं पूंजीगत साधन तथा इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या धन से है। मांग की तुलना में इन साधनों की पूर्ति सीमित तथा इनका वैकल्पिक अथवा कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देश में उपलब्ध लौह एवं इस्पात से मकानों, पुलों, मशीनरी तथा उपकरण आदि का निर्माण कर सकते हैं अथवा अस्त्र का। इस सीमित साधन द्वारा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। हम अपने सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, अतएव हमें यह निर्णय लेना होता है कि इन सीमित साधनों का विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग या आवंटन किया जाए। हमें अपनी आवश्यकताओं के बीच चुनाव करना पड़ता है तथा इन साधनों का प्रयोग पहले अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की मूल समस्या चुनाव या चयन की समस्या है, जो साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको हम सीधा सीधे यही भाषा जानेंगे कि मेरे पास 10 रुपया है, हमको किताब खरीदना है, हमको कपड़ा खरीदना है और हमको नाश्ता करना है। अब हमको भूख बहुत जोर लगा हुआ है, तीनों में से कोई एक ही काम होगा, तो हम इस 10 रुपया से क्या करेंगे, नाश्ता को चुनेंगे। कहेंगे ये आवश्यकता मेरी सबसे तीव्र है और ये सबको हमको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सीमित साधन के बीच असीमित आवश्यकताओं में हमको चुनाव करना पड़ता है और इसी को हम लोग चुनाव की समस्या कहते हैं। और ये जो चुनाव की समस्या है, ये आर्थिक समस्या ही कहलाती है। इसको रॉबिन्स ने दिया था अपनी किताब ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में, और उन्होंने बताया था कि मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। और जो उसके पास सीमित साधन होते हैं उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। मतलब पैसा जो आपके पास 10 रुपया है, उससे आप बहुत सारा काम कर सकते थे, लेकिन जो आपका तीव्र आवश्यकता है आपने उसी को चुना। तो ये हुआ चुनाव की समस्या। 10वां है उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन किसी वस्तु के लिए उसकी मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, लेकिन आय में होने वाले परिवर्तन का सभी वस्तुओं की मांग पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता। वास्तव में किसी वस्तु की मांग पर आय का प्रभाव उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर अधिकांश वस्तुएं जिसका वह चयन या मांग करता है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत आय में कमी होने पर मांग की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार की वस्तुओं को समान वस्तु कहते हैं। समान वस्तुओं पर आय का प्रभाव धनात्मक होता है। समान वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय की दिशा में ही गतिमान होती है। अच्छी अथवा उत्तम कोटि के खाद्य पदार्थ, फैंसी वस्त्र आदि समान वस्तुओं के उदाहरण हैं। आय में वृद्धि होने पर समान वस्तुओं की मांग बदलकर पूर्व मांग वक्र के दाहिनी ओर तथा आय में कमी होने पर बाईं ओर खिसक जाती है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तु की संज्ञा दी जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर इन वस्तुओं की मांग घटती है तथा आय कम होने पर बढ़ती है। मोटे अनाज, मोटा कपड़ा आदि निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण हैं। आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बदलकर पूर्व के मांग वक्र के बाईं ओर तथा आय कम होने पर दाईं ओर खिसक जाती है। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता का यदि आय बढ़ा तो वो जो जो वस्तु का मांग बढ़ाएगा वो सामान्य वस्तु कहलाएगी, और जिन वस्तु का वो उपभोग कम कर देगा तो वो निम्न कोटि की वस्तु कहलाएगी। समान वस्तु में आय प्रभाव धनात्मक होता है और निम्न कोटि की वस्तु में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिफल के नियम को उत्पत्ति या उत्पादन के नियम भी कहते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन या निर्गत साधन आगतों का फलन होता है। प्रतिफल के नियम आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्गत में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। मान लें कि बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए एक फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसे साधन आगतों की मात्रा में वृद्धि करनी होगी, लेकिन अल्पकाल में स्थिर साधनों की मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं है।
इस अवधि के अंतर्गत केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन लाए बिना एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। परंतु दीर्घकाल में स्थिर तथा परिवर्तनशील सभी साधन आगतों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिससे उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है। इस प्रकार दीर्घकाल की स्थिति में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने का प्रतिफल का नियम कहते हैं। यह नियम दीर्घकाल में आगत और निर्गत के संबंध की व्याख्या करता है, अतएव इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। कहने मतलब है उत्पादन फलन दो तरह का है। पहला है, इस तरह का आपने चित्र देखा होगा, ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहलाता है और ये एक अल्पकालीन उत्पादन फलन है। और अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें हम केवल परिवर्तनशील साधनों को बदल सकते हैं। मतलब मेरे पास उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, लेकिन इसमें हम लोग केवल श्रम और पूंजी को ही बदल सकते हैं तुरंत, बाकी सब साधन स्थिर होते हैं। तो अल्पकाल परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन को दर्शाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? तो दीर्घकाल में हम लोग सभी साधनों को बदल सकते हैं, तो ये उत्पादन के पैमाना को ही बदल देता है, इसीलिए इसको हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं। कहने मतलब है पैमाने का प्रतिफल, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये पैमाने का दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है और इसका चित्र कुछ इस तरह का होता है। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जिसको लोग पूर्ण प्रतियोगिता भी कर सकते हैं, तथा एकाधिकार में अंतर बताएं। तो दोनों में अंतर बताना है क्या है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा एकाधिकार दोनों बाजार की दो चरम सीमाएं हैं जो वास्तविक जीवन में बहुत कम देखने को मिलती हैं। दोनों के मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक रहती है, लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत उस वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा पूर्ण होती है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतियोगिता शून्य होती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक सिरे की स्थिति है तथा एकाधिकार दूसरे सिरे की स्थिति है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अवस्था में किसी वस्तु के स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध रहती है, लेकिन एकाधिकार की वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी उद्योग के उत्पादकों को प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन एकाधिकार की स्थिति में नए उत्पादकों के प्रवेश पर प्रभाव प्रतिबंध होते हैं। शॉर्टकट में हम लोग जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता मतलब होता है कि विक्रेता बहुत सारे होते हैं बेचने वाले, जबकि एकाधिकार में बेचने वाला केवल एक होता है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा जो होता है, प्रतियोगिता होता है, वो पूरा होता है, जबकि एकाधिकार में प्रतियोगिता नहीं होता है, वो शून्य होता है। क्या कि बेचने वाला तो एक ही है, तो वो किसके साथ प्रतियोगिता करे, इसलिए उसमें शून्य होती है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? तो स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती है, मतलब आपको ये पसंद नहीं आया तो आप उसकी जगह वो ले लीजिएगा, जबकि एकाधिकार में ऐसी स्थिति नहीं होती है, उसमें स्थानापन्न वस्तु नहीं उपलब्ध होती है। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? उद्योग में फर्म प्रवेश कर सकते हैं, निकल सकते हैं, जबकि एकाधिकार में क्या होता है? इस पर प्रतिबंध रहता है, इसमें प्रवेश निकलना प्रतिबंध रहता है। तो ये दोनों अंतर है। तो बच्चों, लगता है आप बहुत अब बोर हो रहे होंगे, वीडियो बहुत लंबा भी हो रहा है, आपको नींद आ रहा होगा मेरा बात सुनते सुनते। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।